हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? तो बच्चों, हमने पढ़ना शुरू किया है सरकम सेंटर, परिकेंद्र। इन सेंटर हमने पूरा पढ़ लिया। कल मैंने आपको सरकम सेंटर की थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ाई थी। आज हम उसी पर बेस सवाल करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, फिर उस पर सवाल करवाता हूं, फिर और कंसेप्ट बताता हूं, फिर और सवाल करवाता हूं। ऐसी हमारा सिलसिला चलता रहता। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, सुनिएगा। आपके सामने चित्र दिया है, बोला है पॉइंट आई त्रिभुज का इन सेंटर। ये जो पॉइंट आई है, यहां से जा रहा है गुजर के, ये इसका इन सेंटर है। ट्राइंगल एबीसी का इन सेंटर है। बोला आईएम 6 है, तो बीएम क्या होगा? चलिए, इतना सा सवाल है बच्चों। ये एक त्रिभुज एबीसी है। ध्यान सुनिएगा, ये एक सवाल नहीं है, ये एक प्रॉपर कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऐसा मत सुनिएगा कि ये केवल एक सवाल है। ये कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, जो आपको सीधा ध्यान भी रखना है। एक त्रिभुज एबीसी है और इसका इन सेंटर है आई। ए आई को आगे बढ़ाया गया, एम पर मिला है। अगर ये इन सेंटर है तो ये लाइन ए आई एंगल बाइसेक्टर होगी भाई। अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोण समद्विभाजक तो होगा। अब आई एम 6 है तो बीएम का मान पूछा है भैया। सीधा सा कंसेप्ट है कि इस पॉइंट आई की, चाहे एम से दूरी देखो, चाहे मेरे दोस्तों सॉरी इस एम की, चाहे आई से, चाहे बी से, चाहे सी से, जितना आई एम है उतना ही एम बी होगा और उतना ही एम सी होगा। ये तीनों लेंथ बराबर होती है मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर आई एम 6 सेंटीमीटर है तो आपका बीएम भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। बात समाप्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों, कब, कहां, परंतु जवाब दीजिए सर हमें। वहां है सर, ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ सर ऐसा? ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। चलिए, आईएम की लंबाई दी है, बीएम की लंबाई पूछे, मैंने बी से एम को मिला दिया, बी से एम को, ये मैंने मिला दिया। मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बी से एम को मिला दिया, ये वाला एंगल कितने का है? जवाब दीजिए, ये वाला एंगल कितना है? क्या ये एंगल भी थीटा नहीं है? आप जानते हैं सर्कल में सेम आर्क पे बने एंगल बराबर होते हैं। सर्कल है, आप इस सर्कल का ये वाला आर्क ले लो, कोई भी आर्क ले लो। इस आर्क द्वारा अगर ये एंगल थीटा है तो सेम इसी आर्क द्वारा बना ये वाला एंगल भी, सेम इसी आर्क द्वारा बना ये एंगल भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। भाई मैंने ये वाला चाप पकड़ा, इस चाप द्वारा कहीं भी कोई एंगल बनाओ हमेशा थीटा ही बनेगा। बस ये दो वर्टेक्स सेम होने चाहिए, बाकी बीच में कहीं भी ले लो। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा कि ये चाप है एमसी, ये वाला आर्क एमसी है। इस आर्क एमसी द्वारा एंगल एम ए सी थीटा है, तो एम बी सी भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ सर, ये भी थीटा होगा। अच्छा, बी से आई को मिला देंगे। आप बोलोगे हाँ सर। अब एक बात बताओ, ये आई इन सेंटर है, अंत केंद्र। इन सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर मिलते हैं। तो लाइन बी आई भी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एंगल बाइसेक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे जवाब दो भाई साहब, सोच समझ के जवाब देना। इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ए आई बी को, ट्राइंगल ए आई बी को देखो। ये थीटा है, ये अल्फा है, तो एक्सटीरियर एंगल है मेरे दोस्तों। एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कितना है? ये अल्फा, ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? ये अल्फा प्लस थीटा हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। हैं रिकॉर्डेड। ये अल्फा, ये थीटा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? अल्फा प्लस थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल से अल्फा प्लस थीटा। ये अल्फा प्लस थीटा है तो ये भी अल्फा प्लस थीटा ही होगा कि नहीं? ये भी अल्फा प्लस थीटा हो गया। अब त्रिभुज आईबीएम को देखो, त्रिभुज आईबीएम को, अच्छा ठीक है, त्रिभुज आईबीएम को देखो। त्रिभुज आईबीएम को दो एंगल बराबर हो गए, ये भी अल्फा प्लस थीटा, ये भी अल्फा प्लस थीटा। दो एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर नहीं होगी, ये भी अल्फा प्लस थीटा, ये भी अल्फा प्लस थीटा। अब आईएम अगर 6 है तो भाई बीएम भी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आंसर। बात समाप्त। ठीक है ना। जो एम आई की लंबाई 6 है तो एम बी की लंबाई भी 6 होगी, क्योंकि यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो कोण बराबर हो गए, ये भी अल्फा प्लस थीटा, ये भी अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, ये प्री लेवल का सवाल था इसी कंसेप्ट पे, और ये है अगला मेंस लेवल का। जल्दी जल्दी करो, इतना स्लो मत बनो कि एक एक बात को 10-10 बार समझते हो तुम लोग।
खोपड़ी बोपड़ी है कि नहीं? चलिए आगे चलेंगे दोस्त। आपके पास एक ट्राइंगल है, सर्कल। ट्राइंगल एबीसी में ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों सभी लोग। अच्छा, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बीएसी का आंतरिक कोण द्विभाजक पॉइंट डी से भुजा बीसी पर मिलता है, और जब इसे आगे बढ़ाया जाता है तो यह पॉइंट ई पर ट्राइंगल एबीसी के सरकम सर्कल से मिलता है। ठीक है, आई ट्राइंगल एबीसी का इंसेंटर है, ए आई 10 है, बीई 6 है। पूछा है डीई की लंबाई ज्ञात करें, डीई की लंबाई। बहुत जबरदस्त सवाल है, बुद्धि चाहिए, मेंस का सवाल है भाई, मेंस लेवल का। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया तो नहीं है बट आना चाहिए मेरे दोस्तों। चलो सबसे पहले हम इस तरीके से आपके सामने ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने ट्राइंगल बना लिया जी, ट्राइंगल एबीसी, ये बन गया ट्राइंगल एबीसी। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। बोला ही गया है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बीएसी का बाइसेक्टर, एंगल बीएसी इसका बाइसेक्टर खींचा गया भाई, इस एंगल बीएसी का बाइसेक्टर खींचा गया। ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये लाइन जो है एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, थीटा, ये भी थीटा। और जल्दी जल्दी समझो, मरो मत, है बिल्कुल बुद्धि सड़ा रखी है तुम लोगों ने। तो एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है ये। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। कहां मिलता है? साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। और जब इसे आगे बढ़ाया जाता है तो ट्राइंगल एबीसी का है सरकम सर्कल। ट्राइंगल एबीसी के सरकम सर्कल को ये पॉइंट ई पर मिलता है। कहां पर मिलता है? पॉइंट ई पर मिलता है। तो आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, एंगल बीएसी का इस एंगल का जो बाइसेक्टर है साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है। और जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ट्राइंगल एबीसी का इस सरकम सर्कल है परिवृत, उसको पॉइंट ई पर मिलता है। ठीक है, आई त्रिभुज एबीसी का इंसेंटर। अब इंसेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज के तीनों कोणों के बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं। तो इंसेंटर कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होगा। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर, इंसेंटर कहीं ना कहीं यहीं पे होगा। सपोज ये पॉइंट है आपका आई इंसेंटर, इंसेंटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला है ए आई 10 सेंटीमीटर, ए आई की लंबाई 10 है। आपसे बोला है बीई 6 सेंटीमीटर, बीई 6, बी से ई को मिला देते हैं। ये बीई आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है डीई की लंबाई बताए, डीई कितना है, इतना सा सवाल है। अभी मैंने ये सवाल आपको करवाया, ये सवाल जस्ट उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये है, जस्ट उसी का एक्सटेंडेड वर्जन। अभी देखो, अभी मैंने प्रूफ करवाया है कि आई अगर बीई 6 है तो आई ई भी यहां से यहां तक ये लेंथ भी 6 होगी, यहां से यहां तक ये आई ई भी ये पूरी लेंथ 6 होगी। अभी मैंने समझाया है भाई, जो ईबी की लंबाई है वही ई से लेके आई की लंबाई, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अभी समझाया था 1 सेकंड पहले ही कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो ईबी होगा वही आपका आई होगा 6। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है ये वाला डीई, ई आपसे पूछा है, बताओ ये कैसे निकलेगा? बाप खुद बताओ, ये डीई कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? ये डीई आ रहा है ट्राइंगल बीडीई में, ये डीई आ रहा है त्रिभुज बीडीई में। तो मुझे त्रिभुज बीडीई को पकड़ना है, त्रिभुज बीडीई को ध्यान देना है। इस आर्क एसी को देखो चाप ईसी द्वारा, ईसी को देखो, इस ईसी द्वारा एंगल ई ए सी थीटा है, ई ए सी थीटा। तो सेम आर्क द्वारा एंगल ई बी सी, ईसी सेम है, एंगल ईबीसी ये भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, क्लियर है? आप बोलोगे जी करेक्ट। तो मुझे यहां पर देखना है डीई, डीई जो है छोटे ट्राइंगल में आ रहा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। आप कहोगे सर कौन सा? भाई ये थीटा, ये थीटा। ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी, ए बी, बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ए बी ई, बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई, वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है मेरे दोस्तों? बीडीई के, इस छोटे वाले ट्राइंगल बीडीई के सिमिलर है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी दो ट्राइंगल में एक कोण बराबर हो जाए और एक कोण कॉमन मिल जाए तो सिमिलर हो जाएंगे। बड़े वाले ट्राइंगल को देखो ए बी ई को, छोटे वाले ट्राइंगल को देखो बीडीई को, दोनों में ये थीटा है, दोनों में ही ये वाला एंगल कॉमन है।
ये एंगल तो दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में बताओ दोनों में कॉमन है कि नहीं? ये वाला, ये ट्राइंगल एबीई में भी आ रहा है, ये ट्राइंगल बीडीई में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? ये वाला तो दोनों में कॉमन है भाई, ये थीटा और ये थीटा। बड़े वाले त्रिभुज एबीई को, नीचे वाले बीडीई को देखो, ये कॉमन है और ये थीटा, बड़े वाले में ये थीटा। दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा भाई। छोटू ट्राइंगल का तीसरा कोण ये है और बड़े ट्राइंगल का तीसरा कोण ये है, बड़े ट्राइंगल का तीसरा कोण, ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो सिमिलर तो हो ही गए। जब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा। ये मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं, ऐसे दसियों सवाल बनाए जा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम, ये बड़ा ट्राइंगल और नीचे का छोटा ट्राइंगल सिमिलर है। अब कोई भी वैल्यू आपसे यहां पे पूछ सकता है, सिमिलरिटी में एक भी वैल्यू मिस करके आपसे पूछ लेगा। आपको निकालना क्या है? डीई। तो छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने डीई है, छोटे ट्राइंगल में थीटा के सामने डीई। बड़े ट्राइंगल में थीटा के सामने 6 है। सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है इक्वल टू। अब छोटे ट्राइंगल में ग्रीन एंगल के सामने, ग्रीन एंगल है, इसके सामने कितना है छोटे ट्राइंगल में? अच्छा पहले छोटा लेना है। छोटे में ये 6 पता है, ग्रीन एंगल के सामने 6 है, 1 2 3 है। ग्रीन एंगल के सामने 6 छोटे ट्राइंगल में। और बड़े ट्राइंगल में ग्रीन एंगल के सामने क्या है? बड़े ट्राइंगल में इस ग्रीन एंगल, इस बड़े एंगल के सामने पूरा है 16। ये पूरी साइड कितनी है? 16, 10 और ये 6। ये ऊपर का 10 एआई 10 है, नीचे का 6 है 16। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो डीई का मान आ गया जी 36/16 यानी कि 9/4। और 9/4 का मतलब आ गया 2.25 सेंटीमीटर। और यही सवाल का आंसर है 2.25 सेंटीमीटर। एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। यही 6 कैसे हुआ? ये रहा बेटा, ये अभी पिछला ही सवाल करवाया था मैंने, ये पिछला ही सवाल करवाया था कि अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये 6 है, ये भी 6 होगा। जितना एम आई है उतना ही एम बी होगा। गलत कर रहे हैं बेटा नरेंद्र जी। अभी ये ए से आई तक 10 दिया, ये आई से ई तक 6 दिया है, तो पूरा लेंथ ये ए ई 16 हो जाएगा। 10 जमा 6 16। मेंस का सवाल है, प्री का नहीं है। ये प्री में नहीं आएगा जी, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों ये प्री का है एक स्टेप का और ये मेंस का है। बुद्धि चाहिए भाई, कमजोर बुद्धि वाले नहीं कर सकते इस सवाल को, ठीक है ना। कमजोर बुद्धि वाले छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। कल मैंने आपको सरकम सेंटर पे एंगल निकालना सिखाया। आज हम बात करेंगे किसी भी ट्राइंगल की हम सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं। किसी भी ट्राइंगल की हम सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं? सरकम रेडियस किसी भी ट्राइंगल की हम सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं? ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ट्राइंगल की हम सरकम रेडियस कैसे निकालते हैं? ठीक है बच्चों, चलिए सुनिएगा मेरे दोस्तों। सरकम रेडियस, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, तीनों भुजाएं, तो उसकी सरकम रेडियस यानी कि परित्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? पता है किसी को आता है निकालना? है भाई, याद है बचपन में? चलो कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लें। भाई हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया इस प्रकार से ए बी सी, बढ़िया त्रिभुज बनाया एकदम बेहतरीन, ए बी सी। अब सुनिएगा, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने स्मॉल सी। अब ये जो है ओ इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है। ओ क्या है? ओ इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र है। आपको निकालना है बच्चों सरकम रेडियस। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल समझ में आई है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ओ इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? आप ओ से बी को मिलाओ,
आप ओ से सी को मिलाओ, थोड़ा ओ को इधर कर ले लेते हैं। आप ओ से बी को मिलाओ, आप ओ से सी को मिलाओ। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो, जो ओ बी है वही ओ सी है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है भाई। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। अब एक बात का जवाब दो, अगर ये आपका कोण ए है, अगर ये एंगल ए है, तो साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे बना एंगल कितना होगा, एंगल बीओसी कितना होगा, जवाब देंगे जल्दी से। अगर ये एंगल ए है तो साइड बीसी द्वारा इस सरकम सेंटर पे बना एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर ट्वाइस ऑफ एंगल ए। साइड बीसी द्वारा सरकम सेंटर पे जो बना एंगल है, अगर ये कोण ए है तो ये जो कोण है डबल होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। इतनी सी बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने इस पॉइंट ओ से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला, मैंने पॉइंट ओ से साइड बीसी पर परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर डाला अपनी मर्जी से एडी। ओडी जो है मैंने अपनी मर्जी से, ओ क्या है सरकम सेंटर, और साइड बीसी पर लंब डाला, ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों सर्वांग सम है। अगर दोनों राइट एंगल को गौर से देखा जाए तो दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों में 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस सेम है, दोनों में हाइपोटीनस सेम है, दोनों में ये वाली साइड कॉमन है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम हो गए। जब सर्वांग सम हो गए तो हर करस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होगी, यानी कि मेरे दोस्तों जितनी लंबाई बीडी की होगी उतनी ही लंबाई डीसी की भी होगी। यानी कि अगर ये भुजा स्मॉल ए है तो आधा हो जाएगा, ये भी ए बटे 2 होगा और ये भी ए बटे 2 होगा। जल्दी जल्दी समझा करो, ये भुजा स्मॉल ए है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी ए बाई 2 ये भी ए बाई 2, दोनों कॉन्ग्रुएंट बन गए। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ लिसन, ये जो एंगल बीओसी है ये एंगल ए का दुगुना है। तो भैया इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा ए बाई 2 के सामने वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए, ये दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए कि नहीं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। आप बोलोगे हाँ सर। ये टोटल एंगल है 2a, कितना है टोटल एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, इस एंगल का दुगुना है बीओसी। ये दोनों बराबर हैं तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि अगर ये कोण ए है तो ये वाला भी कोण ए ही होगा। बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ और हर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, तो ये जितना एंगल है उतना ही ये होगा। अभी सेम भुजा के सामने एंगल बराबर होंगे, पूरा 2a है बीओसी, तो ये 2a का ये आधा, ये भी कोण ए होगा, ये भी कोण ए होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक की बात क्लियर है। अब आप कोई भी त्रिभुज पकड़ लो, चाहे आप ये वाला पकड़ लो चाहे ये वाला पकड़ लो, इच्छा आपकी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। मैं ये वाला पकड़ लेता हूं, ये वाला, तो आप गौर से सुनिएगा। त्रिभुज बीडीओ में, ये बीडीओ कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। आप बोलोगे हां जी सर। ये कोण है ए, इसके सामने परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस है। तो आप मुझे बताओ कि यहां से साइन ए कितना होगा। भाई इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा लंब है और 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस कर्ण है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटीनस में रिश्ता कौन बताता है, साइन। तो अगर मैं यहां पे साइन लगाऊंगा, मैं आपसे पूछता हूं बताओ साइन, मैंने साइन ही क्यों लगाया, टेन कॉट क्यों नहीं लगाया, कि मुझे लंब और कर्ण में ही रिश्ता देखना है, बेस है ही नहीं ना, जरूरत है। तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटीनस कर्ण है, तो साइन ए क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। साइन ए कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए बाई 2, ए बाई 2, और कर्ण कितना आ जाएगा, कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से कैपिटल आर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, कैपिटल आर आ जाएगा जी, कैपिटल आर ऊपर, ए साइन ए नीचे, ए अपॉन 2 साइन ए, स्मॉल ए अपॉन 2 साइन ए। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया।
कैपिटल आर बराबर ए अपॉन टू साइन ए, कैपिटल आर बराबर ए अपॉन टू साइन ए, कैपिटल आर बराबर स्मॉल ए अपॉन टू साइन ए। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखोगे ना, ए बटे दो को जब हम आर से भाग देंगे तो ए अपॉन टू आर, कैपिटल आर ऊपर चला जाएगा, साइन ए नीचे आ जाएगा, तो कैपिटल आर बराबर आ गया भाई साहब ए अपॉन टू साइन ए, ए अपॉन टू साइन ए। ये क्या है स्मॉल ए, ये क्या है कैपिटल ए, इसके एंगल है इसके सामने का कोण, यानी कि किसी त्रिभुज की एक भुजा पता है और उसके सामने का कोण पता है, तो आप सरकम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी त्रिभुज में। अगर आपको एक भुजा पता है जैसे एक्स है और इसके सामने का कोण ये थीटा पता है, तो उसकी जो सरकम रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी भैया, एक्स बटे टू साइन थीटा, ए अपॉन टू साइन ए, एक्स बटे टू साइन थीटा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सेकंड में आपको मैंने बता दिया, ये कंसेप्ट है, इस पर बेस सवाल करके बताओ। ये रहा सवाल, बनाओ। नहीं समझ में आ रहा तो बेटा फॉर्मूला रट लो। अगर आपको इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया तो आपके अंदर इतनी बुद्धि ही नहीं है कि आप ज्योमेट्री पढ़ पाओ, तो आप प्रूफ छोड़ो, आप केवल फॉर्मूला रट लो। आपसे बस इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आप फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है ना, मैं 10 मिनट लगा के समझा तो दूंगा, लेकिन 10 मिनट है नहीं हमारे पास कि आगे इतना सारा पढ़ने के लिए बाकी है, वो सब छूट जाएगा। हमारे पास 4 मिनट थे, 4 मिनट में समझना है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो। समय बहुत कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो या तो बुद्धि को तेज करो या भाड़ में जाओ। बोला एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एंगल क्यू, पीछे का सब कुछ पड़ा हुआ होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए पीछे का। कुछ भी चीज आप नहीं पढ़े, एक भी लेक्चर मिस किया है, अगर आपने एक भी लेक्चर छोड़ा है तो बाकी के 50 लेक्चर भी आपके खत्म समझो। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, सब कुछ शुरू से लेकर आखिर तक पता होना चाहिए। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 60 है, पी आर है 14√6, ये साइड पी आर 14√6। त्रिभुज पी क्यू आर के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कि आपसे क्या पूछा है बच्चों, सरकम रेडियस। भाई इन रेडियस निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा बटे एस, लेकिन ये इन रेडियस नहीं सरकम रेडियस पूछी है, तो सरकम रेडियस क्या होगी मेरे दोस्तों, ए अपॉन टू साइन ए। अब ये साइड है 14√6, इसके सामने का एंगल दिया है मेरे दोस्तों, कितना दिया है आप बताओ, ए अपॉन टू साइन 60, ये 60 डिग्री दिया है। अब साइन 60 डिग्री होता क्या है, √3/2। साइन 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, √3/2। ये 1 2 से 2 कट जाएगा, 14√6 को √3 से भाग देंगे तो 14√2, 3 दूनी 6, 14√2 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, 14√2। ठीक है ना, देखो जिस बच्चे को ये प्रूफ अच्छे से आता होगा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, 14√2 सब बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। नाउ अगर स्टूडेंट मैं आपसे यहां से एक बात पूछता हूं कि जरा मुझे ये बताओ कि स्मॉल ए बटे साइन ए किसके बराबर है, यहां से स्मॉल ए बटे साइन ए की वैल्यू किसके बराबर है, जवाब दो यहां से, सभी बच्चे जवाब दें। यस विवेक, वही समझा रहे हैं अब। स्मॉल ए बटे साइन ए किसके बराबर है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 की गुणा उधर हो जाएगी 2r, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर आप बोलोगे, हां जी सर। बच्चों आपको याद है, वैसे आपको याद भी तो कुछ होगा नहीं, इतनी बुद्धि थोड़ना है कि याद रहे आपको इतने दिन तक। मैंने आपको साइन रूल पढ़ाया था कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो करस्पॉन्डिंग एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। तो ये भुजा है स्मॉल ए, इसके सामने का एंगल है ए, तो स्मॉल ए बटे साइन ए बराबर, स्मॉल ए बटे साइन ए बराबर, ये भुजा स्मॉल बी है, इसके सामने का एंगल है बी, स्मॉल बी बटे साइन बी होगा। आप बोलोगे हां जी सर ये होगा। अभी ये भुजा स्मॉल सी है, ये भुजा स्मॉल सी है, इसके सामने का एंगल है कैपिटल सी, तो स्मॉल सी अपॉन कैपिटल साइन
साइन सी। बात समझिए, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कांस्टेंट याद करवाया था। बोलो, क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है ना। किसी भी त्रिभुज में भुजाओं का जो रेशियो होता है वो उसके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। ए बटे साइन ए बराबर बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी बराबर एक कांस्टेंट के। मैंने बोल दिया था कि ये कांस्टेंट होता है के। आज आपको पता चला ये कांस्टेंट जो होता है वो 2r के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। तो जो कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये कितना होता है? ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। समझ में आया भाई? आप कोई भी त्रिभुज बनाते हो तो त्रिभुज का ये हो गया सरकम सर्कल। सरकम सर्कल की जो रेडियस है वो तो फिक्स होगी ना। हर त्रिभुज के लिए एक ही सरकम सर्कल होगा, उसकी रेडियस फिक्स होगी, तो रेडियस कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं कि हर त्रिभुज के लिए कई सर्कल बनेंगे, एक ही सर्कल बनेगा, उसकी एक ही रेडियस होगी। तो 2r जो होगा वो हमेशा सेम ही आएगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है ना, चलेगा। तो ये मैंने आपको यहां से समझाया, इसलिए मैं कह रहा था, मैंने साइन रूल में मैं कहता हूं ना कि भैया जितना मैं बोलूं, जितना मैं समझाऊं, केवल उतना ही पढ़ा करो, बाकी को इग्नोर कर दिया करो। जब मैं वहां पे साइन रूल बताया था तो मैंने आपको ये लिख दिया था 2r, तो बौखला के कैसे आया, क्यों आया, बताओ हमें, बताओ। मरने लगे, फटफटे पीटने लगे आप लोग। तो भाई मैंने क्या बोला कि समय आने पर चीजें अपने आप पता लग जाएंगी, आप बस धैर्य रखो, मुर्दे की तरह बैठे रहो। आज आपको पता लग गया, प्रूफ भी हो गया। तो पेशेंस, धैर्य की जरूरत होती है, पेशेंस की। अपने अंदर थोड़ा सा पेशेंस लाओ। जरूरी कि हर चीज को अभी समझा जाए, अभी सारा खोपड़ी में फिट हो जाए, ऐसा नहीं है। मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एक समय आने पर सारी चीज अपने आप समझ में आएंगी। जब पूरा सिस्टम रिलेट होगा, पूरा सिस्टम, तो आप खुद से कनेक्ट करने लगेंगे डॉट्स को, चीजों को, जब पूरा सिस्टम कनेक्ट होगा। लेकिन उसके लिए पेशेंस, धीरज चाहिए। समझ में आई बात? धीरज चाहिए, धीरज थोड़ा। नितिन कह रहे हैं सर बैच खत्म होने के बाद वीडियो देख सकते हैं। वाह, ये तो वही बात होगी कि सब प्राण निकल जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद भी सांस ले सकते हैं क्या? कैसा कैसा डाउट पूछता है आप लोग। एक बात बताओ, तुम वाकई में इतने गधे हो कि मुझे ये जो है आप प्रतीत करवाते हो कि सर हम हैं? आप वाकई में इतने बेकार हो आदमी, या मुझे आप इस बात का एहसास दिलाते हो कि सर हम बेकार हैं? सच सच बताना। सच सच बताओ। कांस्टेंट 2r। हाँ जी सुधांशु। चलिए, बात क्लियर है ना? अब देखो, आप कहोगे सर अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, ये एंगल नहीं ना दिया हो, कोण का मान दिया ही ना हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे सर एरिया, सरकम रेडियस कैसे निकालेंगे? हम लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। नहीं, मैं धोखा नहीं होने दूंगा, चिंता ना करो बेटा। देखो बच्चों, हमने आपको सिखाया है कि कैपिटल आर बराबर स्मॉल ए बटे 2 साइन ए। देखो मैंने आपको प्रूफ करके बताया,
हवा में तो कह नहीं रहा, ये बात मैंने आपको सिद्ध करके दिखाई है। ठीक है जी। अब आप बताओ इस साइन ए क्या है? आपको एंगल ए का मान दिया ही नहीं है तो साइन ए कैसे पता चलेगा? जरूरत भी नहीं पता करने की। देखो सुनो, जब हमने आपको साइन रूल पढ़ाया था तो एक चीज कही थी कि किसी भी त्रिभुज का एरिया या फिर डेल्टा क्या होता है भाई? ये साइड है बी, ये साइड है सी, बीच का एंगल है ए, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2 BC साइन ए हो जाएगा एरिया। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हैं तो उसका एरिया होता है 1/2 BC साइन ए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 BC साइन ए। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो आपने बताया था। ये साइड बी है, ये सी है, बीच का एंगल है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 BC साइन ए। तो बच्चों अगर मैं यहां से साइन ए का मान निकाल लूं तो साइन ए का मान क्या आएगा? ये दो ऊपर चला जाएगा, 2 डेल्टा, बीसी नीचे आ जाएगा, 2 डेल्टा बटे बीसी। तो साइन ए की वैल्यू आ गई बच्चे 2 डेल्टा बटे बीसी, 2 डेल्टा बटे बीसी। तो ये वैल्यू साइन ए की उठा के मैं यहां रख सकता हूं यहां पर। आप बोलोगे सर आपका याद चल रहा है A/2, साइन ए का मान है 2 डेल्टा बटे बीसी, 2 डेल्टा बटे बीसी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एबीसी क्या है? ट्राइंगल की साइड है, तो भाई क्या हो गया? ये बीसी तो लपक के ऊपर पहुंच जाएगा, भाग है तो ऊपर पहुंच जाएगा ए बी सी। और नीचे क्या हो गया बच्चों? नीचे 2 की 2 में गुणा 4 डेल्टा, तो ए बी सी बटे 4 डेल्टा, यही आ गया कैपिटल आर। यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, क्या बन गया? अगर किसी त्रिभुज की अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो एरिया तो निकल ही जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से, तो उसकी सरकम रेडियस कैपिटल आर बराबर होगी ए बी सी बटे 4 डेल्टा, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। ये आपका रिजल्ट है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी हैं तो उसकी सरकम रेडियस कैपिटल आर बराबर होगी ए बी सी बटे 4 डेल्टा, ए बी सी बटे 4 डेल्टा। सफिशिएंट है सूरज। अगर आपने बैच की शीट और मेरा पढ़ा है वो पढ़ लिया, कल्याण हो जाएगा आपका। अभी तो शुरू हुआ है सुमित। कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं तो उसकी सरकम रेडियस कैपिटल आर बराबर एबीसी बटे 4 डेल्टा। ठीक है, तो सरकम रेडियस निकालने के दो तरीके हैं। सवाल की सुविधा पे, सवाल पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा चीज इस्तेमाल करेंगे। ये किसी भी त्रिभुज के लिए सत्य है। अब जैसे इस पर बेस सवाल करके बताइएगा। प्री के पेपर का इस सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, सीएचएसएल टीयर 1 2022 का करेंगे बच्चों, 11वां था 12वां सवाल। टीयर 1 2022 के पेपर का क्वेश्चन करके बताओ, समय आपके पास है, बनाए जल्दी। टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, सोचो करो।
एक त्रिभुज की भुजाएं 12 9 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो भाई साहब यहां पर देखते पता चल गई आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। तो पहले मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ना, इसकी दो साइड बराबर, ये साइड है 9, ये 9 है और ये 12 है। आपसे पूछा इसके परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर पूछा है, तो यहां हीरोज फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और बच्चों यहां परपेंडिकुलर डाल के भी निकाल सकते हैं। भाई आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करता है ये 90 डिग्री, ये आधा आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 12 का आधा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 90 के सामने 9 है, 6 है, तो 81 माइनस 36 पाइथागोरस से का अंडर रूट 45, 45 का अंडर रूट 3√5, तो 3√5 हो जाएगा मेरे दोस्तों हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया क्या हो जाएगा निकाल ही सकते हैं। एबीसी बटे 4 डेल्टा, 9 × 12 4 डेल्टा। अब डेल्टा क्या है मेरे दोस्तों? डेल्टा होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार तो यही हो गया ना, यही 1/2 आधार हो गया। आधार का 1/2 6 है, 1/2 आधार 6, ऊंचाई कितनी है? 3√5, तो एरिया आ गया भाई साहब इसका 18√5। तो एरिया आ गया 18√5। ये सारी वैल्यू आपने यहां पे रख दी, एबीसी बटे 4 डेल्टा। सॉल्व आपको करना है, ठीक है भाई। 4 तिया 12 और ये 9 दूनी 18, तो 9 तिया 27 बटे 2√5। इसका उत्तर है 27 बटे 2√5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। डी नहीं है बेटा, 27 बटे 2√5 आएगा। आप कहोगे सर कैसे, ये कैसे कर दिया? भाई देखो 54 बटे √5 तो है नहीं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा तो 54 बटे 4√5 हो जाएगा। एक्चुअली किया क्या है एग्जामिनर ने, ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दिए, ऊपर तो हो जाएगा 27√5, नीचे हो जाएगा 10, 2√5 गुणा √5 10, तो 27√5 बटे 10। 4 तिये 12, 9 दूनी 18, तो 27 बटे 2√5 आएगा। अरे भाइयों 27√5 बटे 10 होगा। सी ऑप्शन रेशनलाइजेशन किया है, ऊपर नीचे √5 से गुणा करके दिया है। ये तो कर लिया करो कम से कम बाबलो, ये बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, ये भी देखते हैं कौन करेगा। सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का जवाब देंगे भाई साहब, करो। नहीं अंजलि, 45 9 पंजे 45 होता है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के गुणनफलों का वर्ग 1024 है और इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल 16y है, परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो आपसे पूछा गया है त्रिभुज का एरिया कितना है। त्रिभुज का एरिया आपसे पूछा गया है, जवाब देंगे, करो बच्चों। सभी बच्चे जवाब देंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के गुणनफल का वर्ग 1024 है, इसके सरकम सर्कल का एरिया 16 पाई है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया क्या है। देखो ध्यान, सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल सवाल है। बट त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ए बी और सी। तीनों भुजाओं के गुणनफल का वर्ग आपको दिया, तीनों भुजाओं के गुणनफल का स्क्वायर 1024 है। तो तीनों भुजाओं का गुणनफल कितना आ गया? 32। 1024 का अंडर रूट 32 आ जाएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब आपसे बोला है सरकम सर्कल का, त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया 16 पाई है। सरकम सर्कल का एरिया 16 पाई, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। यानी कि सरकम सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? कैपिटल, सरकम सर्कल की रेडियस कैपिटल आर कितनी आ गई? 4, 4 आ गया। 16 पाई क्या होता है? सर्कल का एरिया दिया है 16 पाई, मतलब पाई इंटू 4 स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। इस सवाल में 16 पाई दिया है तो कैपिटल आर आ जाएगा 4। आपसे पूछा है ट्राइंगल का एरिया, क्या आप नहीं कर सकते?
आपको सरकम रेडियस दी है, त्रिभुज की तीनों साइड का गुणनफल दिया है, तो आप जानते हैं कि कैपिटल आर बराबर, ये फॉर्मूला हमने सिखाया है, कैपिटल आर बराबर ए बी सी बटे 4 डेल्टा। अब कुछ महामानुष कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अरे बाबलो, जब सरकम रेडियस दी है, तीनों भुजाओं का गुणनफल दिया है, तो इसी फॉर्मूले में तो आता है, केवल वैल्यू रख दो। कैपिटल आर 4 है, तीनों भुजाओं का गुणनफल 32 है, बटे 4 डेल्टा। ठीक है भाई, तो 4 अट्ठे 32 और 8 बटे 4 आ जाएगा 2, कि त्रिभुज का एरिया आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 2 स्क्वायर यूनिट त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। बताओ, है ना मजेदार सवाल। देखो सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था पिछले साल का, उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन 100 में से काम के 10-15 ही सवाल थे। वो 10-15 सवाल मैंने शीट में डाल रखे हैं, ठीक है ना। सीएचएसएल का पेपर तो सभी को देना है ना आपको। कितने बच्चे सीएचएसएल का पेपर देंगे 2024 में, हैं जी? कितने बच्चे देंगे सीएचएसएल का पेपर? चले दोस्त, अब एक सवाल और आया था, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है ना। दो बार करने विकास शीट, सब देंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एक त्रिभुज की, एक ट्राइंगल की तीनों साइड का गुणनफल, एक त्रिभुज की तीनों साइड्स का गुणनफल 780 सेंटीमीटर क्यूब है। त्रिभुज की सरकम रेडियस और इन रेडियस का गुणनफल, त्रिभुज की परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का प्रोडक्ट तेरह है, 13। आपसे पूछा है उस त्रिभुज का परिमाप बताओ, पेरीमीटर क्या है, ये सवाल है। त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितने सेंटीमीटर होगा, बनाओ भाई। सरकम रेडियस भी सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जी? बताइए जल्दी से, सवाल आपके सामने, मुझे करके बताओ सब लोग, ठीक है ना। सवाल सीजल का नहीं, सीडीएस के पेपर का है। एक त्रिभुज की तीनों साइड का गुणनफल 780 है, उसकी सरकम रेडियस और रेडियस का गुणनफल 13 है। त्रिभुज का परिमाप क्या है, करेंगे जल्दी। केशव पानी कर देना यार। देखो, सरकम रेडियस होता है कैपिटल आर, इन रेडियस होता है स्मॉल आर, तो इन सरकम रेडियस इंटू कैप इन रेडियस दिया आपको 13। अब एक बात का जवाब दो आप भाई, सरकम रेडियस का फॉर्मूला एबीसी बटे 4 डेल्टा, इस सरकम रेडियस का फॉर्मूला है। इन रेडियस का फॉर्मूला है डेल्टा बटे एस, केवल फॉर्मूला पे बेस सवाल है। बराबर कितना दिया आपको, 13। अगर आप यहां गौर से देखोगे तो डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा, बोलो कटा उड़ा। एबीसी कितना दिया है, एबीसी, एबीसी आपको ये तीनों साइड का प्रोडक्ट एबीसी तो है, ये ए इंटू बी इंटू सी तो है 780, 780। नीचे क्या बचा, 4s बराबर 13। अब 13 चिंग 78 और 60 बटे 4 आ गया 15,
तो सेमी पेरीमीटर आ गया त्रिभुज का 15 बच्चों। अगर त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर 15 आया है, 15 अर्ध परिमाप, ये एस आपने तो सेमी पेरीमीटर निकाला है, आपसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप जो होगा बच्चों वो 15 का दुगना आएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर सवाल का आंसर था। 30, 60 नहीं है ना, तो 60 इसका आंसर है ना ही 15 इसका आंसर है देवेश, इसका आंसर है 30। पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर का दुगना। बेसिक ही तो हरी, कौन सा हाई है ये? फॉर्मूला तो लगाया है। सरकमरेडियस का फॉर्मूला एबीसी बटे 4 डेल्टा, एनरेडियस डेल्टा बटे एस बराबर 13। कैलकुलेशन कर ली, सेमी पेरीमीटर 15 आ गया, तो परिमाप 15 का दुगना 30 सेंटीमीटर होगा आंसर। बताओ, ये भी चिरकुट जिसे बालक हैं ये भी ना कर पाते। ठीक, आगे चलेंगे। चलो, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेगा सब लोग, बड़े प्यार से, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट बोले था कि इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, लेकिन सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल का साइज कैसा, उसकी शेप कैसी है। तो अगर आपके पास कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके पास एग्जाम्पल के लिए कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है बच्चों। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इसका जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर क्या होता है? जहां ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं, तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजक एक दूसरे को काटते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है सरकम सेंटर, यानी कि ये ओ। तो इस केस में आपका जो सरकम सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। कहां होगा मेरे दोस्तों? उस केस में जो ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा। ये बात क्लियर है? अब पेपर में, ठीक है जी, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई इस केस में तो सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। लेकिन सेकंड वाला सुनिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाया जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल 90 डिग्री है, तो इसका सरकम सेंटर कहां होगा? एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया है कि आप सर्कल का कोई भी आर्क ले लीजिए, कोई भी आर्क ले लीजिए मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। अब इस आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पे मेरे दोस्तों एंगल 2 थीटा बन रहा है, तो सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो सेंटर पे हमेशा आधा एंगल बनेगा थीटा। मैंने आपको पढ़ाया है, आप बोलोगे हां जी सर आपने पढ़ाया है। तो एक थ्योरम ये भी है कि सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये सर्कल है और ये मैंने खींचा है सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास। ये सर्कल है मेरे दोस्तों और ये लाइन है सर्कल का डायमीटर यानी कि ए बी व्यास। ये जो डायमीटर है सर्कल के सेंटर यानी कि परिकेंद्र से होकर गुजरता है। तो इस डायमीटर ए बी द्वारा
सेंटर पे आप कहीं भी एंगल बनाओ, इस डायमीटर ए बी द्वारा आप कहीं भी कोई कोण बना लो। जैसे मैंने कोण बना लिया मेरे दोस्तों, इस डायमीटर ए बी द्वारा मैंने आपसे ये कोण बना लिया, तो मैं पूछता हूं कि बताओ ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता होना चाहिए। दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, दो तरीके से। पहला तरीका कि भाई ये सर्कल की है परिधि, इस परिधि द्वारा सेंटर पे कितना बनना है, 180 डिग्री। अगर सेंटर पे 180 डिग्री बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा जी, आधा बनना चाहिए कि नहीं, 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कंसेप्ट ये होता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बना एंगल हमेशा, अगर सेंटर पे 180 है इस आर्क द्वारा, इस चाप द्वारा 180 है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, तो परिधि पे 180 का आधा 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल में आप कहीं भी कोई एंगल बनाओगे वो हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। इसका और सिस्टमेटिक देखेंगे तो जैसे कि भाई ये कोण है ए बी, व्यास ए बी द्वारा अर्धवृत्त में बनाया जा रहा है, ठीक है ना, ये व्यास ए बी द्वारा अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है। तो ये जो कोण है व्यास ए बी द्वारा, कहीं भी कोण बनाओ कहीं भी, वो हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। इस व्यास ए बी द्वारा आप ये एंगल बनाओगे ये भी 90 डिग्री का होगा, आप ये एंगल बनाओगे ये भी 90 डिग्री का होगा। आप कहीं भी कोई कोण बनाएंगे व्यास ए बी द्वारा वो हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है ना। और एक तरीके से बताता हूं इस बात को कि भाई आप इसको यहां से मिला दो दोस्तों, मैंने मिला दिया। अब एक बात बताओ, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तीनों ही रेडियस है। आप बोलोगे हाँ सर गोरी गोरी रेडियस, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, रेडियस होती है सेंटर से परिधि तक की दूरी। अब इस ट्राइंगल को देखो, ए ओ सी को, इस त्रिभुज को देखो, ये दो भुजाएं बराबर है भाई, ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है, तो दो कोण बराबर, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर, ये अल्फा ये अल्फा। बिल्कुल इसी तरीके से त्रिभुज बी ओ सी को देखो, बी ओ सी को, ये दो भुजाएं बराबर है भाई, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब टोटल एंगल कितना बनना चाहिए, त्रिभुज एबीसी का टोटल एंगल बनना चाहिए 180, तो अल्फा जमा अल्फा 2 अल्फा, अब थीटा जमा थीटा 2 थीटा बराबर हो गया बच्चों 180 डिग्री। अब दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो, तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है। तो मैंने आपको मैथमेटिकली भी समझा दिया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। अल्फा प्लस थीटा ही तो है 90 है, ये अल्फा प्लस थीटा ही तो है, ये अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। क्लियर, ये बात मुझे आपको बतानी थी। तो जैसे अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका सरकम सेंटर क्या होगा, सरकम सेंटर, अगर ये मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात को, इस सेमी सर्कल के अंदर आएगा, ये अर्धवृत्त के अंदर आएगा, नहीं कि आएगा कि नहीं मेरे दोस्त। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों और ये है इसका सरकम सर्कल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये है मेरे दोस्तों इसका सरकम सर्कल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। दिखाई दिया, राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसका सरकम सर्कल, ये इसका सरकम सर्कल है। तो ये है मेरे दोस्तों एक सेकेंड, एबीसी, एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये इसका सरकम सर्कल है। तो 90 डिग्री का एंगल जो बन रहा है सेमी सर्कल में बनेगा अर्धवृत्त में, यानी कि ये जो होगा ये क्या होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर ये सेमी सर्कल होगा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बना है ना 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप बताओ इस, यानी कि ए बी जो होगा, ए बी इस सेमी सर्कल का या इस सर्कल का डायमीटर होगा व्यास। तो डायमीटर ए बी डायमीटर होगा मेरे दोस्तों, ये जो है सेमी सर्कल है, अभी अर्धवृत्त बन गया, ये भी सेमी सर्कल बन गया। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, ये भी सेमी सर्कल बन गया, ये भी सेमी सर्कल बन गया, आधा आधा हो गया। ए बी क्या हो गया, व्यास।
अब ए बी का जो मिड पॉइंट है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, वो क्या बन गया? सरकम रेडियस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल में जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटीनियस का मिड पॉइंट होगा। क्लियर हुई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यही बात मेरे को बतानी है आपको। समकोण त्रिभुज में जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होगा। ये ए बी डायमीटर है मेरे प्यारे दोस्तों, और डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है मेरे दोस्तों सेंटर। तो सर्कल का जो सेंटर है ओ होगा, और इस पॉइंट ओ की तीनों से दूरी बराबर होगी। जितनी दूरी ओ ए है उतनी ही ओ बी है और उतनी ही ओ सी है। ये तीनों ही बराबर है। ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ए बी क्या बन गया? व्यास, और व्यास का मिड पॉइंट ही जो है आपका सरकम सेंटर होता है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर ट्राइंगल के अंदर है, राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर ट्राइंगल के ऊपर है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब तीसरा, अगर हम आपके सामने एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, तो बच्चों जरा मुझे बताओ कि ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर कहां होगा? आप मुझे खुद बताओ। अधिक कोण त्रिभुज का सरकम सेंटर कहां होगा? देखो बच्चों, अगर हम एक अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज इस प्रकार से, एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है। ऑब्टूस एंगल यानी कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, ये वाला एंगल जो है वो ऑब्टूस है, 90 डिग्री से ज्यादा है। इसका जो सरकम सेंटर होगा वो इस ट्राइंगल के बाहर होगा। ठीक है जी? आप बोलोगे सर कैसे? भाई इसका सरकम सर्कल ही खींच लो। बताओ इसका सरकम सर्कल कैसे खींचेगा? ये है इसका सरकम सर्कल। ठीक है भाई, दिख रहा है ये इसका सरकम सर्कल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज, और इसका ऐसा सर्कल है जो इसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। इस वाले वर्टेक्स से भी, इस वाले वर्टेक्स से भी, और इस वाले वर्टेक्स से भी, तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। ठीक है ना? सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए बी सी एक अधिक कोण त्रिभुज है, और ये इसका सरकम सर्कल है जो तीनों वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है। अब इसका जो सेंटर होगा आप खुद भी देख सकते हैं, इसके बाहर है, यहां पर होगा मेरे दोस्तों पॉइंट ओ। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को समझ पा रहे हैं। आप अगर इसके चित्र को खींचोगे तो भी आएगा। भाई सरकम सेंटर क्या होता है? जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। अब ये साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला साइड ए बी में परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। दिखाई दिया? ये साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, साइड बीसी का देखो, बीसी पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। दिखाई दिया? ये साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। कहां पे काट रहे हैं? देखो तीनों पॉइंट ऊपर काट रहे हैं, ट्राइंगल के बाहर, ट्राइंगल के बाहर काट रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि बाहर होगा। तो अगर आपके पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसका सरकम सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है तो उसका सरकम सेंटर हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ट्राइंगल के ऊपर होगा। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर हमेशा ही ट्राइंगल के बाहर बनेगा, कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को ट्राइंगल के बाहर काटते हैं, बाहर। क्लियर? हिमांशु का डाउट है सर इक्विलेटरल है तो? बेटा हिमांशु इक्विलेटरल कैसा ट्राइंगल होता है? 60 60 60 डिग्री। तो 60 60 60 यानी कि तीनों एंगल एक्यूट है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक टाइप का
एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सेंटर हमेशा ही ट्राइंगल के अंदर होगा। ठीक है बच्चे, कि एक्यूट इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज जो है वो एक टाइप का न्यून कोण त्रिभुज भी है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ही है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। सुधांशु कह रहे हैं अगर स्केलन हो तो, अरे भैया सुधांशु स्केलन होगा तो पहले पता करेंगे ना स्केलन में एक्यूट है, राइट है कि ऑब्टूस एंगल है। अब जैसे पेपर में सवाल आ गया, ठीक है चलो मैं एक सवाल बना ही देता हूं, एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं, है ना, अभी तक सवाल उसने बनाया नहीं है, कि एक त्रिभुज की जो भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 15 और 20 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 15, 20 है। बताओ इसका सरकम सेंटर कहां होगा? इसका सरकम सेंटर कहां होगा? परिकेंद्र। चार ऑप्शन दे देगा, आपसे बोलेगा ट्राइंगल के अंदर, फिर बाहर, फिर कहोगे ट्राइंगल के ऊपर, फिर चौथा ऑप्शन हो जाएगा बाहर में जाऊं मुझे कोई लेना देना नहीं, कहां भी है मेरे को क्या मतलब, मेरे को मतलब है मेरी तनख्वाह कब आ रही है अकाउंट में। ये चार ऑप्शन हो गए, बताओ। एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 15 और 20 हैं, बताओ इसका सरकम सेंटर कहां होगा? ट्राइंगल के अंदर होगा, बाहर होगा, ऊपर होगा, या कुछ नहीं कह सकते, बाहर में जाए ट्राइंगल। आइसोसेलेस हो तो, अरे भैया आइसोसेलेस पाइसोसेलेस साइड के बेसिस पे नहीं, एंगल के बेसिस पे पता करो कि ट्राइंगल है कैसा। हद होती है। अब ये ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल है, मुझे स्केलन फिस्केलन नहीं चेक, मुझे ये चेक करना है कि ये त्रिभुज कैसा है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पता करना है। तो मैंने क्या बताया था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में देखो ये वाली साइड लार्जेस्ट है, 11, 15, 20 में सबसे बड़ी भुजा है। मैंने बताया था कि न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से छोटा होता है। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। अब यहां पे देखो सबसे बड़ी साइड है 20, तो पहले पता करो ट्राइंगल का नेचर क्या है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है कि छोटा है, ये जवाब दो। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और 11 का स्क्वायर 121, और 15 का स्क्वायर 225, ये आ जाएगा 346। अब 400 बड़ा है 346 से, आप बोलोगे हाँ सर ये बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम से बड़ा है। यानी कि ये त्रिभुज कैसा है, ये त्रिभुज एक ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। बोलो, बताया था, सब भूल गए। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के योग से बड़ा है, तो अधिक कोण त्रिभुज है। और ये त्रिभुज अधिक कोण है, तो अभी समझा कि अधिक कोण त्रिभुज में जो सरकम सेंटर होगा वो ट्राइंगल के बाहर होगा, बी ऑप्शन। अब देखो एग्जामिनर को तो आपने हिंट दे दी सवाल बनाने की, है, अब अगले साल ये सवाल पूछ लेगा वो, ठीक है। तो आपको साइड वाइड से कोई ध्यान नहीं, आपको साइड के बेसिस पे नहीं चेक करना, आपको ये चेक करना है कि ट्राइंगल का एंगल के बेसिस पे किस प्रकार का है, कि वो न्यून कोण त्रिभुज है, कि वो समकोण त्रिभुज है, या फिर वो अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक है सर, साइड जोड़कर पता नहीं कर सकते। सचिन बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो तीनों के स्क्वायर हटा दो, जोड़ के पता कर लो। अरे भाई मैंने इतनी सिंपल सी बात बताई कि त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा है तो न्यूनकोण त्रिभुज होगा, और बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। जो मैंने बात बताई है केवल उसी पे ध्यान दो, बाकी सब इग्नोर करो। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। बाय, आज इतना ही, ठीक है ना। यूट्यूब पे मिलिएगा सब लोग थोड़ी देर बजे, 7:30 बजे। आपके लिए एक सरप्राइज है, यूट्यूब पर 7:30 बजे मिलेंगे 15 मिनट बाद, ठीक है। आप लोगों से मुलाकात होगी, सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना आप सभी लोग, सभी बच्चों के लिए।